अच्छा देखो, इससे पहले हम लोग मैथ्स वेक्टर जो पढ़े थे वो डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे थे, और डायग्राम में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एक लाइन से और एक एरो से, ये डायग्राम के थ्रू पढ़े थे। अब हम लोग मैथ्स वेक्टर को ना मैथ्स फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि मैथ्स के फॉर्मूले से या मैथ्स से रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मान के चलो ये ए वेक्टर है, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेट जो पढ़े होंगे 9th 10th में, एक्स वाई और जेड, कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए हम लोग को एक्स वाई जेड रेफरेंस एक्सिस लेते थे। और कोई मतलब और कोई एक्सिस है कि यही 3 एक्सिस होता है? 4 एक्सिस। कौन सा? 2 ही एक्सिस होता है। मतलब अभी तक लोग 2 ही एक्सिस पढ़े कि 3 एक्सिस पढ़े? कितना एक्सिस पढ़े हो? 4। कौन कौन से? अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक्सिस ही डिस्कस कर लेते हैं। आज तक ऐसे ही पढ़े हम, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। यानी कि 10th क्लास में हम लोग सिर्फ 2D तक जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ओरिजिन बोलते हो। कोई अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका पोजीशन बताने के लिए हमको x डिस्टेंस भी चाहिए और y डिस्टेंस, तो इसको x, y से रिप्रेजेंट करता है। पर अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर 3D में, तो उसके लिए हमको x चाहिए, उसका y चाहिए और बाहर का भी कुछ चाहिए। यानी कि अब तुम लोग ये समझो कि हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हमको पोजीशन बताना हो या उसको इंडिकेट करना हो तो हमको 3 रेफरेंस एक्सिस का जरूरत है। कौन कौन सा? x, y और z। और x, y, z तीनों आपस में कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। जैसे उसको अगर देखना हो ना तो इस दीवार का उस कोना देख लो, अगर ये x है, वो क्या है? y, तो ये वाला कौन सा है? z। तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पर, मान के चलो ये कैमरा हमारा पार्टिकल है, इसका अगर हमको पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम उसका यहाँ से कैसे बताएंगे? तो हम ये बोलेंगे पहले x एक्सिस में इधर आ जाओ, फिर ऊपर चला जाओ y, और फिर इधर चला जाओ कितना? z। इसको लिखेंगे x, y, z। यानी लिखो, आगे लिखते पहले लिख लो, रेफरेंस एक्सिस लिखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, इसको ड्रॉ कर लो, x, y और z। ठीक है, ये हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम बाहर तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हल्का सा ऐसे बना रहे हैं। ये विजुलाइज कर लो कि ये z एक्सिस एक्चुअल में किधर है? बाहर की ओर। और नीचे एक लाइन लिखो, x, y, z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, चलिए, ये सच में तुम लोग को आज पता चल रहा है क्या? ये बस सुने थे, चलिए कोई बात। तो तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर को बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम तुमको एक ऐसा चीज बोलेंगे कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज छपना चाहिए, अच्छा ये वेक्टर ऐसा है। मैथ्स में हम ऐसा चीज लिखेंगे, छोटा सा चीज लिखेंगे, और उससे ये पता चल जाएगा, दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के बाद कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस की तरफ रहे, अगर मान के चलो हम इसको a वेक्टर बोल रहे हैं, समझना ध्यान से, इसका डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस की तरफ, तो इसका कुछ लेंथ भी होगा। तो इसको मैथ्स में हम ऐसे लिखेंगे कि a वेक्टर जो है ना कुछ ऐसा है, 5i कैप। अब यहाँ समझना कि हम कैसे इसको समझेंगे। आज से जो ये i कैप, अच्छा कैप समझ में आया? याद है किसी के ऊपर कैप लगाते थे तो वो क्या रहता था? अगर किसी चीज के ऊपर अगर कैप लगा हो, a वेक्टर और अगर हम लिखें a कैप, दोनों में क्या डिफरेंस था? याद है? इसको कौन सा वेक्टर बोलते थे? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितना होता था? 1, और इसका डायरेक्शन तो होता था। हम यहाँ 5i लिख रहे हैं, और कैसे लिख रहे हैं इसको समझना। ये जो i कैप है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि i कैप का डायरेक्शन हमेशा किसकी ओर रहता है? x एक्सिस की।
इसी तरह एक जे कैप पढ़ेंगे जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, वाई एक्सिस, और एक के कैप पढ़ेंगे जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, जेड एक्सिस। यानी कि ये जो तीन यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों ऐसा यूनिट वेक्टर है जो आई कैप किसका डायरेक्शन बताएगा, एक्स एक्सिस, जे किसका बताएगा, वाई एक्सिस, और के किसका बताएगा, जेड एक्सिस। ये तीनों बता दिया। अब अगर मेरा हमको दिख रहा है कि एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 और उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम क्या उसको 5 आई कैप लिख सकते हैं? कैसे? 5 उसका क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड, और आई उसका क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस। तो मेरे को ये बताओ, अगर एक वेक्टर हम बोल रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 जे कैप, इससे आपको क्या समझ में आया, तुरंत बताओ। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और इसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस। तो ये मैथ से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अगर हम फिर से लिखें एक सी वेक्टर इज इक्वल टू 8 के कैप, तो इससे भी समझ में आ गया। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 और उसका डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको उतारिए फटाफट। ये सारा वेक्टर आई जे के, यही तीन पढ़ना और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यूनिट वेक्टर इसलिए ले रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1 और खाली डायरेक्शन रहता है, तो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि ये आई कैप एक्स एक्सिस में है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 और डायरेक्शन एक्स एक्सिस रहा। ठीक है, उतार लिए। तो आज के बाद ये जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप वाई एक्सिस को और के कैप जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम 5i लिखें तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है, जे लिखे तो वाई एक्सिस वाला और के लिखे तो जेड एक्सिस वाला। पर क्या जरूरी कि वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस तरफ या वाई या जेड की तरफ ही रहे? वेक्टर तो डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। यानी कि अगर हम एक्स वाई और इसको क्या माने जेड, चलो अभी जेड को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, अभी सिर्फ दो ही एक्सिस लेते हैं एक्स और मान के चलो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसा है, जैसे कि इस दीवार, ये जो दीवार है ना, इसको मानो एक्स एक्सिस और इसको क्या मानो वाई एक्सिस, और एक वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में, इसके बीचों बीच कहीं पर है ए वेक्टर। अब इसको मैथ फॉर्मेट में हम कैसे लिखें ताकि हमको समझ में आ जाए? तो हम लोग याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, इस वेक्टर का हम दो कंपोनेंट तो कर सकते हैं। मान के चलो अगर ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, इधर ए कॉस थीटा, उसको हम लोग ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मानते हैं, और एक कंपोनेंट किधर जाएगा वाई एक्सिस, इसको ए वेक्टर का कंपोनेंट मानते हैं वाई एक्सिस। और हमको पता है ये जो ए वेक्टर बना है किसके किसके हेल्प से बना है, ए एक्स और ए वाई, याद है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये ए वेक्टर इन दोनों से मिलके बना है तो क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ध्यान से समझो, फिर से बताते हैं, समझना ध्यान से। इस वेक्टर ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, तो आई जे के तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या किए उस वेक्टर का दो हिस्से में तोड़ दिए। एक हिस्सा कौन सा एक्सिस में गया एक्स, और एक हिस्सा किधर गया वाई में। और हमको पता है ये जो ए वेक्टर है इन्हीं दोनों के हेल्प से बना, तो इन दोनों को जोड़ने से हमको ये मिल जाना चाहिए। यदि एडिशन करना है तो मैथ्स में एडिशन कैसे करते हैं, इसको और इसको जोड़ना होता है। तो एक्स इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा और ये किसके अलॉन्ग है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या ड्रॉ किए आई, और वहाँ क्या ड्रॉ किए जे, और लास्ट में दोनों को क्या किए ऐड कर दिए। यानी कि अगर आपको कुछ ऐसा लिखा मिले कहीं भी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इससे आप क्या समझोगे ये बताओ तो? एक वेक्टर ऐसा है जिसका कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट,
और एक कंपोनेंट कौन सा एक्सिस में, एक्स में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है। हाँ, अगर वाई वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब बीचों बीच रहेगा कि वाई की तरफ ज्यादा झुका होगा, वाई की तरफ ज्यादा झुका होगा। समझ में आया। तो ये मैथ से हम लोग सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको उतारो सबसे पहले, इसको अच्छे से लिखो, धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे बनाना स्टार्ट होगा ना तो थ्योरी और समझ में आएगा। कर लिए। चलो मेरे को अब ये बता दो, अगर ax और ay दोनों किसका कंपोनेंट है, a का, तो ax और ay को जोड़ने से ये मिलना चाहिए। यानी ax और ay का रिजल्टेंट ही कौन है, a, और ax और ay के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो याद है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा है कितना है 90, तो cos 90 वाला टर्म कितना हो गया 0। तो अगर हमको a का मैग्नीट्यूड चाहिए, समझना ध्यान से, a का अगर क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे cos 90 होगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैथ्स फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है और कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो कैसे निकालोगे, रूट अंडर क्या लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर कितना था, क्या 90 कट जाएगा, हाँ वही लिखे हैं, रूट अंडर a स्क्वायर, हाँ अगर 90 डिग्री होगा तो कट जाएगा, तो लास्ट में ही बचेगा। तो अगर तुमको क्वेश्चन में ये रहा है कि भाई एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका आंसर सिंपल देंगे 4 प्लस 9, रूट अंडर कितना हो गया, इसको उतारिए। ठीक है, तो हम सब चीज रिलेट कर दे रहे हैं कि आपको कैसे समझना है चीजों को। हाँ, ये कभी कभी भूल जाएंगे तो डरना मत। हाँ, वाई के ऊपर कैप लगेगा ही, नहीं भी लिखोगे तो आदमी समझ जाएगा कि ऊपर कैप है। यानी आई जे के फेमस है, आई एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई के लिए, जेड के लिए। ठीक है, अब याद है पिछले क्लास में एक प्लेन बताए थे, प्लेन कोई नाम का चीज होता है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, ये दीवार कौन सा प्लेन है, ये दीवार कौन कौन सा एक्सिस को टच किया हुआ है, एक्स और वाई, तो इस दीवार को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अगर ये एक्स है, ये वाई और ये क्या है जेड, तो नीचे वाला बताओ फर्स्ट कौन से प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन, तो एक्स को एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे वाई जेड। अब मेरे को बताओ ऊपर वाला ये किसको कौन सा प्लेन में है, ये पूरा ये तो समझ में आ गया, ये कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड, ये एक्स जेड प्लेन है। तो ये वाला कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन ही है। ये और ये प्लेन पैरेलल है, तो ये एक्स जेड प्लेन है, तो ये भी कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। तो मेरे को ये बताओ ये वेक्टर किस प्लेन में है अभी, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अगर वेक्टर है तो एक एक्स एक्सिस में आएगा और दूसरा वाई एक्सिस में आएगा। तो अगर आपको हम एक वेक्टर दे रहे हैं ये वाला, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप, बताना ये वेक्टर कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। क्योंकि इसका एक कंपोनेंट कौन सा एक्सिस में है, वाई में, और दूसरा किस में है, जेड में। तो ये कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन। समझ में आया, तो ऐसे चीजों को पकड़ना है। नेक्स्ट लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई प्लस 4k, इसको लिखो कौन सा प्लेन है, जल्दी कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड, इसको लिखो
यानी सिंपल ऐसे ही पहचानना है। और इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो फटाफट, कितना होगा जल्दी बताओ। √3², क्योंकि x और z के बीच 90 डिग्री रहेगा। 5। तो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, दो एक्सिस पढ़ रहे हैं, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर ये। ठीक है, यानी मैथ्स में हम लोग ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में छप जा रहा है कि अच्छा ये वेक्टर किधर है। ठीक है, तो अब हमको बार बार डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। हाँ, अब जो मेन चीज हम लोग डिस्कस करने वाले ये है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये कितना है जेड। तो अगर एक वेक्टर नीचे वाले फर्श पे लेटा हुआ है, ये कौन से प्लेन में है, एक्स जेड। एक कॉम्पोनेंट एक्स में जाएगा, एक कॉम्पोनेंट जेड में जाएगा। तो क्या जरूरी है कि हमेशा वेक्टर प्लेन में ही रहे? क्या वेक्टर यहाँ से बीचों बीच नहीं हो सकता? हो सकता है। ये किसी प्लेन में है ना, नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लेन में होता तो दो कंपोनेंट मार देते, तुरंत लिख देते मैथ्स में। पर ये जो वेक्टर बीचों बीच है, तो किसी प्लेन में नहीं है, तो इसका आप क्या करें? तो ये 3 डायमेंशन में जाएगा, तो उसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स में, दूसरा जाएगा वाई में और तीसरा कितना जाएगा जेड में। यानी एक वेक्टर का मैक्सिमम कितना कंपोनेंट कर सकते हैं? 3, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एक्सिस ही कितना है? 3। अगर किसी पार्टिकल का हमको पोजीशन बताना है तो कितने एक्सिस से बताओगे? मैक्सिमम 3 से। तो एक वेक्टर को भी हम मैक्सिमम कितने में तोड़ सकते हैं? 3 में, एक एक्स में, दूसरा वाई में और तीसरा जेड में। यानी कि जो फाइनली हमको समझना है कि कोई भी वेक्टर को हम ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az इस फॉर्मेट में लिखा मिलेगा कभी भी, तो समझ जाना कि ये वेक्टर किसी प्लेन में नहीं है, बीचों बीच है, जिसका 3 कंपोनेंट है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? x, ये वाला y और ये वाला। ठीक है, अब बात समझना। हाँ, ये लोग ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? कैसे निकालना है? क्योंकि हम लोग जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं वो कितने वेक्टर्स का पढ़े हैं? 2 वेक्टर्स। तो आप काम करते हैं, समझना ध्यान से। यहाँ समझाते हैं एक्स वाई और एक तुम्हारा कितना है जेड वाले को भी भूल के रखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो बताओ ax और ay ये जो है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लिख सकते हैं √ax² प्लस ay²। और बताओ x और y का रिजल्टेंट किस प्लेन में जाएगा? xy प्लेन में। x और y का रिजल्टेंट किधर जाएगा? xy प्लेन में। चलिए, तो xy प्लेन में इसका रिजल्टेंट हो गया। किसका रिजल्टेंट है ये? x और y। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो मेरे को अब बताओ, इसका जो रिजल्टेंट निकाले, ये जो वेक्टर आया z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? सबसे बढ़िया 90 बनाएगा। इसको अगर समझना है समझो। अगर ये x है और ये क्या है? y, तो इन दोनों का रिजल्टेंट xy प्लेन में गया, और वो कौन सा एक्सिस है? z। तो z और ये वाला के बीच कितना एंगल होगा? 90। तो फिर अगर दोनों के बीच 90 हुआ तो जो मेन फॉर्मूला लिखेंगे, 90 कैसे हो सकता है? देखो ये x और ये y, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पेन देना, आपको 90 एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ये पेन इसी प्लेन में दिख रहा है और z एक्सिस ऐसे है, और इसको ऐसे करके देख लो कितना एंगल? 90 डिग्री। यानी दोनों के बीच हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। अब अगर इसके बीच और इसके बीच अगर 90 डिग्री है, तो सिंपल बताओ, हम लास्ट में क्या लिखेंगे? इसका होल स्क्वायर प्लस उसका होल स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस ay², रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, और उसका कितना है? az। तो लास्ट में यही फॉर्मूला होता है जो सब लोग रट के रख लेते हैं कि अगर ये वेक्टर दिया हुआ है और इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो x² प्लस ay² प्लस az। लेकिन अगर समझोगे तो और मजा आएगा कि पहले अगर हम x और y का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो xy प्लेन में जाएगा, और उसका रिजल्टेंट ये रहा। और ये जो रिजल्टेंट आया z एक्सिस के साथ, z एक्सिस यही है ना, तो ये z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर,
तो फाइनल फॉर्मूला यही आएगा। और आप लोग याद भी रख सकते हो कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसका हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला हो गया √ax² + ay² + az का होल स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर, यानी मेन पूरे कहानी में हमको यही याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। बाकी हम बीच में हम समझा दिए कि क्यों ऐसा होता है। चलो लिख लिए। आगे बढ़े तो सिंपल याद रखना, एक वेक्टर अगर ऐसे लिखा हो तो इसका रिजल्टेंट ये होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, तो समझ जाना कि ये जो वेक्टर है वो बीचों बीच है, ना x में ना y में ना z में। उसका 3 कंपोनेंट है, x में इतना है, y में इतना है और z में इतना है। तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। इसका फॉर्मूला लिख सकता है √2² + 3² + जो आंसर आया वही, जो भी आया। लेकिन अगर आपको एक वेक्टर ऐसा लिखा हो तो अब आप लोग बताइए अपना दिमाग लगा के, लिखा हो 2i कैप - 3j कैप - 4k कैप, इस वेक्टर से आप क्या समझ रहे हैं? जो वेक्टर लिखा हुआ है इससे क्या समझ सकते हैं? ये वेक्टर बीचों बीच कहीं पर है, ठीक है। उसका कितना कंपोनेंट है? 3। x में कितना है? 2। ये माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि अगर हम इसको x बोल रहे हैं तो -x किधर होगा? उधर। y एक्सिस अगर इसको बोल रहे हैं तो -y नीचे। तो इसका मतलब इसका 3 कंपोनेंट तो है, x में भी, y में भी और z में भी। तो x में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। y में इसका 3 मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन खाली क्या है? उल्टा है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अच्छा अभी भी तीनों के बीच कितना एंगल होगा? 90 होगा। तो सिंपल लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। जो भी आंसर आया वही आंसर। यानी माइनस प्लस से डरना नहीं है, माइनस खाली ये बता रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? उल्टा। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। अब हमको पूछे कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ के दिखाओ। जोड़ना का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। और बोलेंगे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, तो हमको पता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों को जोड़ना ही होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो पहले हम लोग तो डायग्राम बनाते थे और हेड टेल मेथड से जोड़ देते थे। अब इसको मैथ से कैसे जोड़ना है अपने को दिमाग लगा के। अच्छा, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते थे? ऐड करते थे, और अपोजिट होता तो माइनस करते थे। इस वेक्टर का भी 3 कंपोनेंट है, इस वेक्टर का भी 3 कंपोनेंट है। तो इसका जो x है और इसका जो x है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो 2 और 2 4। तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका x एक्सिस में कितना होगा? 4 है। इसका y और इसका y सेम है कि अपोजिट में? अपोजिट। और अपोजिट में एक दूसरे को क्या मारेगा? कैंसल। तो y वाला 0 हो गया प्लस 0 j कैप, और k वाला भी कैंसिल, 0 j कैप। तो फाइनली कितना बचा? 4। यानी इसका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो कौन से एक्सिस में आ रहा है? x एक्सिस। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। यानी आपको जब ऐड करना होगा दो वेक्टर तो आंख बंद करके ऐड करो, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। ठीक है, इसको भी उतारिए। और मान के चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अगर a माइनस बी होगा तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आया? और क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आया ना, क्योंकि i और i दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। इसको उतारिए। सर वो वाला मैग्नीट्यूड है ना इसका किसका? सर, वो ये वेक्टर जो सबसे फर्स्ट वाला है, हाँ सर वो जो सबसे फर्स्ट वाला है, इसका ये? मैग्नीट्यूड है हाँ इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। आपको जितना भी कुछ समझ में आया अभी तक, बस उसको आप इम्प्लीमेंट करो क्वेश्चंस में। इसको जोड़ना है, क्या करना है, घटाना है, और हमेशा याद रखना है एडिशन बोले चाहे रिजल्टेंट बोले चाहे नेट बोले, तीनों का मतलब क्या है, सेम होता है। ठीक है, उठा लीजिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन कि अगर ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है, समझना था। तो क्वेश्चन हम सिंपल देंगे नहीं, आपको दिमाग को लगाना होगा। व्हाट इज द y component of the resultant of A and B? ट्राई करिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना होगा। हम सिंपली जो पढ़ा है वही दे देंगे तो फिर बात ही कुछ नहीं रहेगा। अब सोचिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और जिसको समझ में आएगा उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। समझो कि y नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है। हाँ मतलब अब जो सोच रहे हो अभी इम्प्लीमेंट करो और आंसर लिखो अपना ही, और हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर मैच करो कि हम जो सोचे और सर जो बताया वो सही था कि गलत था, क्योंकि आपको सोचना तो होगा। और सब सोचो, ऐसा नहीं कि दोस्त के भरोसे बैठे हैं वो सोचेगा तो हम सोचेंगे। हमारा पहला क्लास है। चलिए हम बताएं कुछ। हाँ ट्राई, ठीक ठीक करो। आंसर चलिए अब हाँ क्वेश्चन ये रहा। देखो हम कुछ बताएंगे नहीं, ये रहा क्वेश्चन और आपको लिखना है यहाँ आंसर। आप आंसर बताइए क्या है। चलिए अब इसको समझते हैं। हाँ चलिए इसको समझते हैं ना। पूछा व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो यानी सबसे पहले हमको ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, और ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, इसका मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं आई को आई के साथ, तो इसको रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, 4i। अब बात समझना, ठीक है, इसमें y कंपोनेंट है और इसमें y कंपोनेंट कितना है, 0। मतलब इसका y कुछ है ही नहीं, तो इसका कितना है -1 और इसका कितना है 0, तो ये -1 ही होना जाएगा।
इसका कितना है k और इसका कितना है 4k 5। अब ये जो रिजल्टेंट है इसके पास तीनों कंपोनेंट है x y और z। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा कंपोनेंट पूछा है? y कंपोनेंट। अब मेरे को ये बता इसका जो y वाला जो वेक्टर होगा वो कौन से एक्सिस में है? मतलब y में है कि माइनस y में? माइनस y में। माइनस सिर्फ क्या बताता है उसका? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? तो इसका आंसर -1 नहीं होगा, आंसर कितना होगा? 1। माइनस उसका क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि वो माइनस y में है। तो उसका कंपोनेंट y एक्सिस में कितना हो गया? 1। x एक्सिस में कितना हुआ? 4 और z एक्सिस में 5। ऐसे चीजों को समझ के आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सोचते रहिए और दिमाग, देखिए सेम क्वेश्चन हम पूछेंगे ना तो सब आंसर दे ही दोगे पर उसका कोई मजा नहीं है। ठीक है, उतार लिए सब लोग? फिर से लिखिए a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3k और इसका लिखो -3i प्लस 4k। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड। ठीक है, अब आपको ऐसे लिखा हुआ है, इधर देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड सेकंड और थर्ड, तीनों का आंसर निकाल लो। अब ये हर चीज क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको सोचना है। बना लिए क्या? कितना कितना आंसर आया बताओ? पहला वाला i प्लस 4y प्लस 3k। पहला वाला का i प्लस 4y प्लस 3k गलत। दूसरा पहला वाला का आंसर 10 है। चलो ठीक है, देखते हैं पहला वाला का आंसर 10। नहीं, हमको तो नहीं लगता 10 होना चाहिए। बनाइए 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 बनाइए। पहले मतलब समझिए कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। किसका मैग्नीट्यूड? यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड करना। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आई कैप प्लस 4j प्लस 3k। देखो सबका ये निकला है, और यहाँ रिजल्टेंट नहीं पूछा है। रिजल्टेंट का ये जो लगा था क्या आता है? मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 9 25 रूट अंडर 26 होगा ना जी? 26 होगा ना? हाँ, ठीक है। सेकंड वाला का आंसर बताओ। क्वेश्चन का मतलब समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, बस बात इतना ही है।
सेकंड तो वो आंसर हो ऊपर वाला, हाँ वो ऊपर वाला आंसर होगा सेकंड। सेकंड का, हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू। अच्छा, सेकंड में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? अलग अलग निकालना। इसका मतलब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड और उसका मतलब क्या है? बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों मैग्नीट्यूड को क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ दो वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहाँ मैग्नीट्यूड को क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 5। और इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 5। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। इसका आंसर बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा जिंदगी भर याद भी रखना है इस चीज को। हाँ? देखिए इस चीज को क्यों हम बोल रहे हैं याद रखने के लिए। ऊपर देखो, इस चीज को देखो, एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ ऐड कर सकता है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये रहा। एक मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकता है, स्केलर स्केलर। यहाँ पर क्या है नीचे? एक वेक्टर और क्या है? स्केलर। क्या एक वेक्टर और स्केलर को कभी ऐड किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं किया जा सकता। तो ये हमेशा याद रखना, ये कभी डिफाइंड नहीं है। एक स्केलर को स्केलर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, एक वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाना बहुत आसान भी है, बना भी लोगे। क्वेश्चन लिखो, इसको उतार लिया ना सब लोग? लिखो, लिखो, इन द गिवन ऑप्शंस which represents a unit vector. In the given option which represents a unit vector, इन चारों ऑप्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर? बी हाँ? बी। अब आप अपना सोच के आंसर लेना है। इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा यूनिट वेक्टर? अपना अपना आंसर मार्क कर लो भाई, है ना, कि बाद में ये कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज से ये भी पता लगे, हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपके लगने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है, लगने से नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। डी होगा। एक मिनट, अब हम देखो इससे पूछते हैं सवाल, तुम डी क्यों बोला? सर उसका स्क्वायर होगा। ये बोला ना? हाँ, हाँ, किसका स्क्वायर? उसका भी स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा और वो सिर्फ 1 रहेगा। अच्छा, इसको लगा कि जब हम इसका रिजल्ट, अच्छा यूनिट तुम कौन सा बोल रहे हो? 2 और 4। सर हमको 1 एक मिनट, क्या सोचकर? कुछ तो सोचे होगे ना उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाए 1, वो यूनिट वेक्टर होगा। ये वो जानते हुए देखो गलती क्या किया। एक मिनट, इसका मैग्नीट्यूड तुम कैसे निकाले जरा बताना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर कितना आएगा? √3। और यही गलती होता ही है बच्चों से, उसको लगता है 1 1 1 दिमाग में बैठा रहता है, और यहाँ 1 1 1 देख रहा, टिक मार के आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में है कितना? √3। चलिए इसका भी मैग्नीट्यूड बता दो। 1 स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं होगा जी, यहाँ प्लस ही होगा, प्लस 1 स्क्वायर। इसका भी आंसर कितना आएगा? √3। ये भी नहीं हुआ, इसका तो ऐसे भी नहीं होगा,
और जिसका ध्यान कहीं गया ही नहीं ना वही आंसर था। इसका एक बार मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 और यही आंसर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होगा। बता रही है इसको। यहाँ सबको पता था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा आंसर होगा, पर ऊपर वाले को कोई देखा ही नहीं क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था, रूट वूट में था। इसलिए बोले देखो फिजिक्स हमेशा अगर सही करना है ना तो लॉजिक चलो। अगर तुम्हारे सोचने से चल रहा तो ऐसे कभी नहीं कि हमको लग रहा है ये होगा, ऐसे नहीं। चलिए उतारिए। चलिए उतार लिए। अब आते हैं, इसको समझ गया? अच्छा, अगर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर इसको हम किसी मतलब इसको ऐसे समझो, इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये वही वेक्टर रहेगा कि नया वेक्टर बने? किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो 2 टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए, वो वेक्टर वही रहेगा कि वेक्टर चेंज हो जाएगा? हम क्या पूछे तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा। अगर एक वेक्टर को हम उसका 2 टाइम्स कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो वेक्टर वही रहेगा कि वो वेक्टर चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो अगर हम इसको किसी n टाइम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वेक्टर कोई दूसरा वेक्टर बन जाएगा। कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। अब मेरे को ये बताओ, ये जो ए वेक्टर यहाँ है और ये जो बी वेक्टर यहाँ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि किसी वेक्टर को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ क्या चेंज कर सकता है? मैग्नीट्यूड। दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम। यानी इस केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और ये भी लिख सकते हैं क्या कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर n टाइम्स करें तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इसको उतारिए। हमेशा याद रखना, एक वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसका क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वही रहेगा। यहाँ नोट में लिख देते हैं, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। देखो वेक्टर बहुत मजेदार टॉपिक है, तुम जितना इसको डीपली पढ़ोगे उतना मजा आएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो खाली वेक्टर नाम याद रहेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जो चीज बता रहे हैं ना उसको नोट डाउन करके रहना। 2-3 कंसेप्ट बताएंगे, फिर सारा कंसेप्ट मिला के क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब अगर हम एक वेक्टर लिख रहे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, समझ में आ गया होगा? ये वेक्टर किधर होगा? एक्स एक्सिस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो अगर इसी वेक्टर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया वेक्टर मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। डायरेक्शन वही रहेगा। अब हाँ हाँ, अगर नेगेटिव से करें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखो, अगर ए वेक्टर दिया हुआ है कुछ ऐसा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये वेक्टर इधर तो होगा, कहीं भी बीच में कहीं होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अगर हमको
एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के डायरेक्शन में रहे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना 1, तो बोल सकते हैं वो ए कैप है। बात समझे हम क्या बोले? ये जो वेक्टर है ये कहीं ना कहीं बीच में होगा, है ना? तो हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो उसको ए कैप ही लिखेंगे क्योंकि ए कैप का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड कितना 1। अब ए कैप देखो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, डायरेक्शन यही रखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है 1। तो हम एक दिमाग लगाएंगे कि एक काम करते हैं, इसका ना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बताओ सीधा डायरेक्ट होगा कितना है? 9 4 13 और एक 14, इसका रूट 14 आ गया। अब हम एक चीज सोचते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड रूट 14 है, तो अगर इसी वेक्टर को हम रूट 14 से डिवाइड कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड फाइनली कितना मिलेगा 1, और उसका डायरेक्शन वही रहेगा कि चेंज होगा? वही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। यानी किसी का भी अगर तुमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा ना तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड मार देना। फायदा क्या होगा कि इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? इसको नोट डाउन करके लिख, यही फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला कब लोगे पता होगा? किसी भी वेक्टर का क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है। फॉर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है? चलिए अब जितना भी चीज पढ़ा है ना तो उसको सबको मिला के क्वेश्चन पूछते हैं और आपको सोच समझकर आंसर देना है, ठीक है? ये हो गया। एक यूनिट वेक्टर निकालने को उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। जैसे अगर इसका यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना होता, कुछ नहीं करते, 2i + 3j + k डिवाइडेड बाय √14। इसको तुम अलग भी करके लिख सकते हो, 2/√14 i कैप + 3/√14 j कैप + 1/√14 k, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड निकालो तो एग्जैक्टली कितना आएगा 1, और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए इस क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कर लिए हमने, यहाँ खाली इतना ही करना है ये वाला चीज, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 10 and his direction is along a vector is equal to 3i + 4j। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद ही आंसर की ओर जाना है। इस क्वेश्चन को पहले समझो बढ़िया से। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमको एक वेक्टर ऐसा चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10, और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इस वेक्टर की ओर। ये वेक्टर कोई है दिया हुआ है कि हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10, और उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। वो वेक्टर कैसा होगा बताइए, निकाल सोचो कुछ, क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के साथ क्या किया जा सकता है? ए वेक्टर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? वो दिमाग अपना सही लगाएगा। बाकी लोग
देखो वो जो सोचा ना, एक बार सुनो, क्या तुम सोचे बताओ। उस ये क्या किया, वो ए का मैग्नीट्यूड निकाला पहले, कितना मैग्नीट्यूड आया, 5, ठीक है। और हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 10, और डायरेक्शन यही चाहिए। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10, और डायरेक्शन वही का वही रहेगा। तो अपने हिसाब से सही सोचा, ठीक है। लेकिन हमको कैसे सोचना है ताकि सारा क्वेश्चंस बने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर जो दिया है ना, हम ए कैप निकाल लेंगे। और ए कैप कैसे निकलता है, तो उस वेक्टर को क्या करते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। हम पता है ये क्यों निकालें, क्योंकि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन तो यही है, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और हमको अब कितने का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, जो नया होगा वो 10 से ए कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फायदा क्या हुआ, डायरेक्शन उसका मिल गया और मैग्नीट्यूड भी कितना कर लिए, 10। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो वो किया लास्ट में, तो आंसर आ जाएगा 6i + 8। बात समझे। तो यहाँ से एक चीज़ ये पकड़ना है, किसी भी वेक्टर का अगर तुमको डायरेक्शन उससे चुराना है तो उसका यूनिट वेक्टर ले लो। उसका यूनिट वेक्टर लेने से क्या फ़ायदा है, मैग्नीट्यूड कितना मिला, 1, और हमको साथ में उसका क्या मिल रहा है, डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन का तुम कुछ भी यूज़ कर लो, जिसका डायरेक्शन ले लिए, हमको मैग्नीट्यूड कितना करना था, 10 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर, इसको उतारो। तो ऐसे सोचना है जी, तब जाके कुछ होने वाला है आगे। वरना स्कूल लेवल पढ़ोगे तो खाली वही फॉर्मूला रट लो, आराम से टॉप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, आगे बढ़े। आगे एक क्वेश्चन लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j + 3, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i + 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखे बढ़िया से और समझ के आंसर दीजिएगा। ये 2 वेक्टर लिख लो पहले, इसको 2k कर दो, ठीक है। चलिए 2i - j + 2k, और बी वेक्टर है 4i + 3। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to a vector, whose magnitude is equal to a vector and its direction is along b vector, and its direction is along b vector. B vector. Find a vector whose magnitude is equal to a vector and its direction is along b vector. Try करिए, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
गया नहीं? क्वेश्चन पढ़ो और समझो पहले। क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे आंसर करना बेकार है। तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ो। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर हमको ऐसा चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, नहीं निकाल सकते? निकाल लिए होगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किसके तरफ चाहिए? बी की तरफ। तो जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर ले लो। तो यानी कि जो हमको वेक्टर चाहिए नया, मान के चलो सी वेक्टर, वो कैसा होगा? तो मैग्नीट्यूड ए का चाहिए और डायरेक्शन बी का। तो बी का यूनिट वेक्टर ले लो। तो 3 इंटू बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? तो कितना हो जाएगा? 12/5 आई कैप प्लस 9/5 के। आ गया आंसर। अब इसमें कौन सा भारी चीज था हमको समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा चीज था कि हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बोला था ए वेक्टर के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? 3। और हमको डायरेक्शन कौन से वेक्टर का चाहिए? बी का। तो जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका क्या ले लो? यूनिट वेक्टर। कर दिया, आंसर आ गया। कोई बात नहीं, फिर एक ट्राई देते हैं। हाँ सारी हो गया। तो डाउट है तो पूछ लेना, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये समझ में तो आया ना जी? समझ में आना चाहिए, भले बने ना बने वो बात अलग है। और जो डाउट है वो पूछ लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े। उतार लिया होगा सब। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप हाँ एकदम स्कूल वाला काट लेगा, बाकी तुम समझ लेना। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक वेक्टर दिया हुआ, लिखिए, नीचे लिखिए। इन द गिवन ऑप्शन विच वेक्टर is parallel to a vector? Which vector is parallel to a vector? I minus 2j plus 3.
बताइए। इस वेक्टर के पैरेलल इन चारों में से कौन सा है? चलिए, जिसको समझ में आ गया वो तुरंत आंसर दे दोगे। सेकंड। बाकी लोग? बहुत आसान क्वेश्चन है जी। सेकंड। क्यों सेकंड बताइए? अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। फिर अच्छा, बाकी लोग देख क्या क्या देख के वही पूछ रहे, क्या देख? इसमें भी तो आई जे के है। नहीं सर, लेकिन वो साइन तो अच्छा, साइन सेम है। अच्छा, और कौन? हाँ, इसका दो गुना है, ये हम सुनना चाह रहे थे। ये वेक्टर और ये वेक्टर इसका कितना है? 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। ये भी ये 2 टाइम्स है, लेकिन देखो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या है? प्लस। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको और इसको देख के आपको क्या लग रहा है जरा बताना। चलिए, ये दोनों तो पैरेलल है, साफ साफ दिख गया। चलिए, ये और ये बताना जरा। दो गुना तो है, तो इसका ठीक नेगेटिव ये है, देखो तो। दो गुना नहीं है। अच्छा, यहाँ 6 होना चाहिए था ना। चलिए 6 कर देते हैं। दो गुना नहीं है, दो गुना है, और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। अच्छा, चलो उसको दिख गया कि दो गुना है, कम से कम देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दिख पाता कि नहीं, पता नहीं कितना गुना है या ये गुना है, तो कैसे फिर करते हैं? साइन सेम और सीक्वेंस, दोनों का सीक्वेंस सेम। और जैसे अगर तुमको प्रूफ ही करना पड़ जाए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, प्रूफ करके दिखाओ, क्या करोगे? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ठीक है। फिर क्या करोगे? सिंपल क्या करना, दोनों का कौन सा वेक्टर निकालना? यूनिट वेक्टर। अगर दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आया तो समझ जाना कि दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल। बात खत्म। लेकिन दोनों का यूनिट वेक्टर कभी अलग नहीं हो सकता। कर देते हैं। पता है इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? रूट कितना? रूट 14 ना। तो ये लिखना i माइनस 2j प्लस 3k बाई रूट 14, ठीक है। इसका बताओ कहाँ गया ये वाला? क्या लिखोगे? 2i माइनस 4j प्लस 6k डिवाइडेड बाय कितना? ये आएगा 2 रूट 14, करके देख लेते। और इससे 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा वही i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई रूट 14। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या आ गए? सेम। तो समझ जाएंगे कि दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल। नोट में लिख लो, नोट में लिख रखो। और ऐसे कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट देख सकते हो, 2 गुना 3 गुना 100 गुना दिख जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि सब में सेम चीज मल्टीप्लाइड होगा तो दिख जाएगा। लेकिन अगर स्कूल में पूछे कि भाई प्रूफ करके बताओ, तो सिंपली कैसे प्रूफ करोगे? दोनों का यूनिट वेक्टर नीचे लिखो नोट में। वेक्टर्स आर पैरेलल ओनली व्हेन their unit vectors are same, are parallel only when their unit vectors are same। ठीक है, वो तभी तक पैरेलल होगा जब दोनों का यूनिट वेक्टर्स क्या रहेगा? सेम। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ये टोटल जो वेक्टर्स पढ़े, कहीं भी हम डायग्राम बनाए नहीं, तो अभी तक टोटली जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो जितना भी वेक्टर्स पढ़े सब में क्या बना रहे थे? डायग्राम, और जोड़ रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए डॉट प्रोडक्ट। हम लोग देखो वेक्टर्स में हम पहले ही बताए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं चलता, यहाँ 2 चलता है, डॉट प्रोडक्ट और दूसरा
क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें जितना आसान डॉट प्रोडक्ट है ना, उतना ही डिफिकल्ट क्रॉस प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट आपको जितना आसान लगेगा समझ जाना, क्रॉस उतना डिफिकल्ट लगने वाला है। पहला लिखिए कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इसको, अगर दो वेक्टर्स है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और रिप्रेजेंट करना है कि दोनों वेक्टर का हम क्या ले रहे हैं, डॉट, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट, और इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है तो याद रखना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, ये क्यों के लिखा, कौन लिखा, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करना, बस हमको एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये डॉट क्या है? हाँ, डॉट क्या है? जैसे बचपन में जब एडिशन पढ़े थे कि दो को ऐड करना है, तो सामने वाले से पूछे थे कि ये ऐड क्या है, क्यों करना है, तो इसी तरीके से पूछ रहे हैं ये इसको कौन बनाया, कैसे बनाया, अभी कुछ नहीं समझना है। हाँ, जहाँ फिजिक्स में यूज आएगा, कहाँ यूज आएगा हम बता दे रहे हैं। तुम लोग क्लास 9th में वर्क पढ़े होंगे, तो वो क्या लिखे हुए हैं? एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम बता रहे हैं इसका यूज कहाँ होगा, हम आगे जाके बताएंगे। वर्क क्लास 9th में पढ़े थे ना, वर्क का फॉर्मूला बताओ फटाफट। ऐसे मत करो, फॉर्मूला बता दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़े थे। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, वहां तुम पढ़े होगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता था तो वर्क डन, नहीं पढ़े, छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर वर्क डन हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे पढ़ेंगे, एफ डॉट एस, इस टाइप से। तो जहाँ यूज आएगा हम बताएंगे कि यहाँ क्यों है, ये क्यों करते हैं ये अभी नहीं सोचना है, कैसे करते हैं अभी ये सोचना है। वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं खाली ऑपरेशन। तो ए और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो वो कैसे निकालते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और उन दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ दिया होगा तो कॉस थीटा निकाल लो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया डॉट प्रोडक्ट। और याद रखना ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्केलर। तो पहला चीज याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं क्या मिलता है, वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वेक्टर। पर दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर। इसको पहले उतारो सबसे पहले। चलिए ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। और ये थीटा किसके बीच है, ए एंड बी। अब वहां लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। इधर देख लो, यहीं से पता चल जाएगा फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। पर वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, स्केलर। तभी जाके वहां वर्क में यही फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब मेरे को ये बताओ जल्दी, हाँ, अगर हम एक वेक्टर लेते हैं आई, डॉट आई, यानी एक वेक्टर आई और आई के साथ डॉट प्रोडक्ट। चलिए, फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इसका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस तरफ है। और कॉस 0 कितना होता है, बोले थे सब याद रखने हैं, कॉस 0 कितना होता है, 1।
तो फाइनल आंसर कितना आ गया? उसी टाइप से बताओ जे डॉट जे कितना होगा? 1। के डॉट के, चलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसका आंसर बता दो जल्दी। कितना आंसर होगा अगर आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं? कितना आंसर होगा? क्यों 0 हुआ? क्योंकि आई और जे के बीच एंगल कितना है? 90 और cos 90 0। उसका मतलब जे डॉट के भी कितना होगा? 0। इसका मतलब आई डॉट के भी कितना होगा? 0। यानी कि इन तीनों के अलावा तुम किसी का भी डॉट कर लो, हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। अब एक और चीज बताओ कि अगर हमको 3i डॉट 2j करना हो, आंसर कितना, सॉरी डॉट 2i, आंसर कितना होना चाहिए? 6। कैसे निकालें? तीनों को इंटू कर दी, ऐसे नहीं करना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 3। इसका मैग्नीट्यूड कितना? और दोनों के बीच एंगल कितना? 0। और cos 0 कितना होता है? फाइनल आंसर कितना है? 6। तो हम लोग एक तरीका फिर सीख लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी तो वही आ रहा है, -3i डॉट 2i। अब बताओ -6, क्योंकि तुम -3 और 2 को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू -6। पर एक्चुअल में कैसे है ये समझो। इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड कितना? 3। फिर वही बात, माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। इसका मैग्नीट्यूड 2। दोनों के बीच एंगल 180। माइनस आई का मतलब किधर? उधर, और आई का मतलब इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 180। आधे लोग को cos 180 का वैल्यू नहीं पता होगा। साइन 0 कितना होता है? 0। हे भगवान, साइन 90, साइन 180, cos 0, cos 90, ये सब याद रखना। cos 180 -1 होता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए बोले थे घर जाके सब थोड़ा एक बार देख लेना, किसी का मत देखो, खाली साइन और cos का देख लो, क्योंकि हर जगह किसका यूज होगा? साइन cos का। 180 तक देख के आना। cos 180 कितना होगा? -1। तो इसलिए आंसर कितना है? -6। करने को ऐसे करते हैं, पर हम लोग तरीका सीख लेते हैं कि 3 × 2 6 और -3 × 2 -6। हाँ, सब में एप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करने के लिए यही करना होगा, क्योंकि कितना बार बार हम एंगल निकालेंगे और वो करेंगे। जैसे मेरे को ये बताओ, -4i × -2i कितना होगा? 8 होगा। +8 कि -8? +8। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 2, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। दोनों -i उधर ही है ना जी, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। सॉरी टाइम। तो हमको सिंपली खाली ऐसे मल्टीप्लाई कर, इसको पहले नोट डाउन करिए आप लोग। अच्छा, बाकी किसी के भी साथ करेंगे तो आंसर 0। मान के चलो 3i डॉट 4j करें, आंसर 0। कुछ भी करोगे एंगल कितना होगा? 90 होगा, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0। चलिए उतारिए इसको पहले। हो गया?
और याद रखना जितना आसानी से ये हो रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में उतना ही दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इनफैक्ट। ठीक है, चलिए अब जैसे कि अब हमको ऐसे आएगा कि रहा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर रहेगा 2i माइनस j प्लस 4, और हमको बोलेगा कि अब a डॉट बी निकाल के दिखाइए आप। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का एंगल। क्या इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता है, कैसे निकलेगा? तो फिर बुद्धि ये लगाएंगे। देखो ध्यान से, मैथ्स कैसे पढ़ते थे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता था तो पहले इसको पकड़ते थे, फिर तीनों के साथ करते थे, फिर इसको पकड़ते थे, फिर तीनों के साथ। तो ऐसे ही करना है। इस i को पकड़ो, तो i का 2i के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जल्दी बताओ। सिर्फ 2, i नहीं होगा, कैंसल भी नहीं होगा। थोड़ा पीछे आगे देख लो एक बार, 3i इंटू 2i, आंसर कितना लिखना है 6। वहाँ कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगा, वो क्या निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो i इंटू 2i कितना हो गया 2। अच्छा, इसका इसके साथ 0, ठीक है, i j के साथ एंगल कितना बनाएगा 90, 0 हो गया। इसका इसके साथ 0। चलिए अब इसको पकड़ते हैं, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ -2, या 2 इंटू -1, इसका इसके साथ 0। चलिए अब इसको पकड़ते हैं, 0 0, इसके साथ -2। फाइनल आंसर कितना आएगा, यानी कि एट द एंड हमको क्या सीखना है कि हमको पता है कि बाकी के साथ 0 होना ही है। तो आज के बाद i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ, बाकी वो करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी करने से आंसर कितना आएगा 0। अगर हमको ये फैक्ट पता रहता हम तुरंत ऐसे लिखते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, और -3 इंटू 4 कितना हो गया -12। आंसर कितना आ गया, बात समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। अब इसका फ़ायदा हम लोग कहाँ कहाँ उठा सकते हैं ये बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फ़ायदा। चलिए हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया सबको। अब इसका फायदा देखते हैं क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला, ठीक है, अगर हमको ए वेक्टर दे रखा है, सिंपल सिंपल सा लेते हैं 2i प्लस 3j, बी वेक्टर दे रखा है i माइनस j प्लस e, ठीक है, और बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, और ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, याद मतलब कैसे याद भी करना है। जब भी एंगल निकालना आया क्वेश्चन में समझ जाना कि आपको डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करना है, क्योंकि इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होगा एंगल निकालना। और ये क्यों यूज़ करते हैं इसका बात समझना, क्योंकि हम लोग एक ये पढ़े हैं कि a डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, यही होता है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। कितना निकलेगा जल्दी बताओ, i का i के साथ कितना निकला 2, इसमें j और इसमें j कितना हो गया -3, इसमें k है
है लेकिन जीरो है, तो जीरो इंटू वन जीरो, तो कितना आ गया -1। डॉट प्रोडक्ट निकाल ली, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा बताओ, रूट अंडर कितना 13 होगा ना, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 13 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड बताओ 3, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया √3 इंटू कॉस थीटा। तो मेरे को यहाँ से बताओ क्या कॉस थीटा को लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय √13 इंटू √3। बस ऐसे ही छोड़ देना और डरना मत कि अजीब सा वैल्यू है, यहाँ -1 था ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1 बाय √13 इंटू √। यानी कि कभी भी अगर आपको एंगल निकालना होगा, हमेशा याद रखना पूरे वेक्टर्स में, अगर क्वेश्चन में है कि फाइंड द एंगल, तो समझ जाना कि आप किसका यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। एकदम डॉट प्रोडक्ट उसी के लिए बना ही है कि भाई अगर एंगल चाहिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, इसको भी उतारिए फटाफट। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा डॉट प्रोडक्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम होगा, और धीरे धीरे आपको आइडिया भी लगेगा कि डॉट प्रोडक्ट बना किस चीज़ के लिए। ये तो हम खाली एक ट्रेलर दिखाएं कि भाई एंगल निकालना हो तो ऐसे कर सकते हैं, पर इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि आपको ए भी दे दिया बी भी दे दिया और बोला एंगल निकालो, तो सब पढ़ के जाता है। जैसे तुम लोग को पढ़ा दिए ना तो सब पढ़ के जाएगा, तो क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करते हैं वो भी बताते हैं। ये उतार लिए सब लोग, नेक्स्ट लिखिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अपना बुद्धि लगाना जी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, लिखिए विच ऑफ द, नीचे लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस या गिवन ऑप्शंस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, is perpendicular to a vector। चलिए बनाइए, इन चारों में से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है। अब थोड़ा अपना बुद्धि लगाओ, और कैसे निकालेंगे ये भी बताओ। कि जितना हमको बताना था उतना तो हम बता दिए, बस आपको दिमाग लगाने का देर है बस। ऐसा नहीं हम कुछ और फॉर्मूला बताएंगे या कुछ और ऐसा चीज़ बताएंगे, बस आपको देखो बस खत्म हो गया।
चलिए आराम से सोचिए, 2-3 मिनट है समय कि कैसे पता करें कि ये परपेंडिकुलर होगा उससे। कोई तरीका किसी को समझ में आ रहा हो? क्योंकि तुम्हारे पास वो हथियार है, बस तुम देख नहीं पा रहे कि कौन सा हथियार है। बस उसको लगाओगे आंसर आ जाएगा फट से। वो हथियार दे रखे हैं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन के बाद जिंदगी भर याद रहेगा कि यही हथियार लगाना है। बस उसको तो हम चाहते हैं कि तुम लोग ही खुद समझो कि कैसे पता करें। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा। कैसे हम ऐसे सोच ले कि भाई सोचो सोचो सोचो, और जो सोच ले हमको बताओ। चलो किसी के पास कोई दिमाग आया? थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा आया। मतलब थोड़ा देर में। अच्छा देखो, फिजिक्स का खासियत क्या है पता है? अगर आने का होगा ना तो तुरंत आ जाएगा, और नहीं आने का होगा ना तो तुम आधा घंटा हम ऐसे ही बैठा देंगे ना फिर भी नहीं आएगा। ये फिजिक्स का नियम है, क्योंकि फिजिक्स याद करने वाला तो चीज़ है नहीं, ऊपर नीचे देखोगे तो याद आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, इधर देखना ध्यान से, हाँ, कि इनमें से कोई ऐसा वेक्टर होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा? अच्छा, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो दोनों के बीच कितना एंगल होगा? 90। ये सबको पता है। तो अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो बस इतना बता दो कि ए डॉट बी का आंसर कितना आना चाहिए। कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी हमेशा कितना आएगा? 0, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 होगा और cos 90 कितना होता है? 0। अब हम करेंगे क्या, खाली इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे। अगर 0 आया मतलब परपेंडिकुलर है, और नहीं आया इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं। इसको इसके साथ करके देखो फटाफट, कितना 0 आ रहा है? 2 - 4 0 आएगा क्या? हटाओ। इसके साथ 2 - 4 + 4 नहीं होगा। इसके साथ कर लो -1 + 2 + 16, ये भी नहीं होगा। इसके साथ करो -2 - 2 + 4, ये मैच कर रहा है। बस खत्म हो गया। तो आज के बाद अब हमेशा याद रहेगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। बस ये रूल बन गया। अच्छा उल्टा बोल सकते हैं क्या? ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो पक्का उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उल्टा बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो पक्का दोनों परपेंडिकुलर होगा। एकदम वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों पक्का परपेंडिकुलर होगा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो पक्का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस आज के बाद ये याद रखना, पता नहीं कहाँ यूज आ जाए। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ए वेक्टर दिया है, बोला 4 ऑप्शन है, टिक करो, तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के टिक करना होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के ऊपर और सारा क्वेश्चंस करेंगे। बस सही हो जाएगा। पिछला भेजे थे, देखे थे। रिवाइज करना हो तो देख लेना है ना।